संसद के शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले यानी रविवार को एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली की सियासत में सनसनी मचा दी। मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा है, जिससे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में 6 अन्य लोगों को, जिसमें सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और 3 कंपनियों के नामों को भी शामिल किया गया है। ये 3 कंपनियां हैं एजेएल, डोटेक्स मर्चेंडाइज और यंग इंडिया। इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडिया को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। जाहिर है बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया, वो भी शीतकालीन सत्र से ठीक पहले। लिहाजा गांधी परिवार को घेरा और दे दनादन कई आरोप जड़ दिए। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने जो कार्रवाई की उसमें नेशनल हेराल्ड के पूरे इतिहास को देखा गया। आपको मालूम है कि इस पर एक केस प्राइवेट कंप्लेंट हुआ था। बंद होने के बाद 90 करोड़ का लोन था उनके ऊपर। तो ये लोन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था। एसोसिएट जर्नल थे जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नई एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं और एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की ही जीत होगी, सत्यमेव जयते। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने फौरन पलटवार कर दिया। मोर्चा खोला बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी। से हम देख रहे हैं ये कोई नया केस नहीं है और ये जो प्रताड़ना चल रही है विपक्ष की, ये लगातार चलती आ रही है। ये पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तानाशाही चल रही है इस देश में और विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। और इसी वजह से इस तरह का जो हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी ये केस लगातार चलते आ रहा है। ये नए तरह से बार बार लगा के लोगों को, उसका पीछे का उद्देश्य है कि विपक्ष को कमजोर करना या विपक्ष को तकलीफ देना। और लोकतंत्र के लिए कितना खतरा है इस सरकार से ये साबित होता है। ये संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ गवर्नमेंट है जो कि पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है। कि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक नए एफआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है कि सब कुछ झूठ है और फंसाने के लिए किया जा रहा है। ये बहुत ही बेबुनियाद और झूठ के आधार पर बताया गया कमेंट है। देश को आज बताना जरूरी है कि ये केस क्या है। ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के पहले का है। तो बीजेपी ने मां बेटे यानी सोनिया और राहुल को घेरा और आरोप लगाया कि मात्र 50 लाख रुपए देकर अरबों की संपत्ति धोखाधड़ी से अपने नाम करवा ली गई, जिसका सालाना करोड़ों रुपए का किराया आता है। खास बात है कि आजादी के बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश भर में सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव में नेशनल हेराल्ड को दे दी थी। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा इस पर, सुनवाते हैं आपको। सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर
मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी, सरकारी जमीन सस्ते भाव पर। उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। ये एक चक्र चल रहा है वेंडेटा पॉलिटिक्स का। पहले भी कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बीच में अगर आप देखें बीते 11 वर्षों में वेंडेटा पॉलिटिक्स ने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली है। केस दर्ज होता है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, उस पर डिबेट की जाती है और कब वो सारी चीजें काफूर हो जाती हैं पता नहीं चलता। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि ईश्वर सत्ता प्रतिष्ठान को इतनी विजडम दे कि वो सोचे कि ये इस तरह की राजनीति अवसान की ओर जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या हुआ, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले साल 2012 की बात करें तो सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद साल 2014 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट से सोनिया और राहुल को सम्मन जारी हुआ। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को पेश होने का सम्मन जारी किया गया। साल 2015 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी ट्रायल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सोनिया और राहुल को जमानत दे दी। फिर साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार की याचिका खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका जो खारिज की गई। साल 2019 की बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा शुरू करने का फिर से फैसला सुनाया। गांधी परिवार और अन्य के आरोपियों को कोर्ट से झटका लगा। साल 2020 ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। साल 2021 में ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की और फिर साल 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से कई दिनों तक लंबी पूछताछ की। ईडी ने सोनिया गांधी से भी कई चरणों में पूछताछ की। कथित यंग इंडिया से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। अस्थायी तौर पर एजेएल का कार्यालय सील कर दिया गया। ईडी की कार्रवाई के विरोध में देश भर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। फिर साल 2025 की बात करें तो दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की। नई एफआईआर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 नाम शामिल हैं। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो दिल्ली की ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच जारी है। तो राहुल और सोनिया पर जो ईडी ने आरोप लगाए वो क्या थे? सोनिया राहुल ने एजेएल की संपत्ति हड़पने की कोशिश की। एजेएल के पास 2000 करोड़ की संपत्ति थी। एजेएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ का कर्ज लिया। यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अखिलेश यादव की पार्टी एसपी समेत शिवसेना की नेता शाइनी एनसी ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटिव केस नहीं है। ये अनेक दिनों से नेशनल हेराल्ड का जो न्यूज़पेपर है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के संबंध में वहाँ जो उसका रिकॉर्ड है उतना ठीक ठाक नहीं होने के कारण अनेक दिनों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर उसके आरोप भी है कि भाई आपने इसका ठीक जो व्यवहार है ये नहीं किया गया है और इसीलिए मतलब उनके ऊपर चार्जशीट वगैरह जो है ये जिस तरह कानूनी कार्रवाई होती है उसके मुताबिक चार्जशीट ताकि हो चुकी है, जिससे सरकार का कोई संबंध नहीं है। जानबूझकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम आंदोलन में करते रहता है, कांग्रेस पार्टी करती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ठीक से काम करती है,
न किसी कोई कानून के हिसाब से काम चल रहा है, पक्ष विपक्ष के हिसाब से काम चल रहा है। जांच जब से लोग बचने लगते हैं तो उनको दोबारा से चालू कर दिया जाता है। 12 साल में मोदी जी की सरकार है, केस के निष्कर्ष पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन जांचों को पेंडिंग करके पुनः एफआईआर करके लोगों को अटकाए रहते हैं, चैन से नहीं बैठने देते ताकि राजनीति का काम प्रभावित हो और ये अपना काम करते रहें। एफआईआर जो दर्ज हुआ है उस आधार पे कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर को ओन करता है, वहां एसेट्स अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ के हैं। अब आप इस पूरे केस में देखेंगे तो 3 कंपनी है, एक है एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, एक है यंग इंडियन जिसका बेनिफिशियरी सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, डिटॉक्स मर्चेंडाइज जो एक कोलकाता बेस्ड शेल कंपनी है। तो ये एफआईआर में ये सिद्ध किया है कि गांधी परिवार को कैसे एजेएल के एसेट्स मिले हैं यंग इंडियंस के थ्रू, और जो 76% स्टेक है उनका कंपनी में, तो ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और मैं मानती हूं कि लॉ एंड ऑर्डर या जो जुडिशरी है उनको अपना काम करने दीजिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ।